माय नेम इज विजय मौर्य। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी भोपाल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। अब इस स्यूडो फोर्स को मैं अलग अलग नामों से जानते हैं। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्यूडो फोर्स मीन्स इट्स नॉन रियल फोर्स, या फिर बोल सकते हो इमेजिनरी फोर्स, नॉन रियल फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, या फिर इसे बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स, या फिर बोल सकते हो अपरेंट फोर्स, और हिंदी में बोलते हैं झूठा फोर्स। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यार ये वाला जो स्यूडो फोर्स है हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इसका कब यूज करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आज इस क्लास में हम लोग ये सब बातें पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जो न्यूटन्स के लॉज होते हैं ये हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें जो स्पेशली सेकेंड लॉ होता है वो एक यूनिवर्सल लॉ है और कंडीशनल लॉ है। अब इसके बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है कंडीशनल लॉ है। यू माइट नो अबाउट यूनिवर्सल लॉ और कंडीशनल लॉ। तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ उसके बारे में। तो अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल लॉ की, तो यूनिवर्सल लॉ वो लॉ होते हैं जो हमेशा वैलिड हो ना, हर एक कंडीशन में वैलिड हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। और कंडीशनल लॉ जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही वैलिड हो, कंडीशनल लॉ। तो अगर मैं बात करूँ यार यूनिवर्सल लॉ कौन से होते हैं, जैसे मैं बोलूँ न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा होगा, F बराबर जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर दो मासेस m1 और m2 हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। मतलब ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करता है कुछ, और ये वाला कुछ F4 से अट्रैक्ट करता है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये लॉ हमेशा वैलिड है। एटॉमिक लेवल से ये बड़े बड़े प्लेनेट तक के लिए ये अच्छा खासा होल्ड करता है। मतलब ये एक यूनिवर्सल लॉ जो हमेशा वैलिड है। और कंडीशनल लॉ क्या है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही वैलिड है। इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि आप पढ़ते आ रहे होगे ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ पढ़ते आ रहे होगे, B इक्वल टू आई आर। अब ये जो ओम्स लॉ है ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। और अगर प्रिसाइजली बोलो तो बोलोगे ये ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। तो बोल सकते हो ओनली फॉर कंडक्टर्स, ओनली फॉर कंडक्टर्स। ओके, तो जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है वो भी क्या है, कंडीशनल लॉ है। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ वो भी क्या है, कंडीशनल लॉ है। यानी कि अगर मास को हम कांस्टेंट रख दें तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है F बराबर यानी नेट फोर्स इक्वल टू मास ऑफ बॉडी एंड टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ये होता है। तो ये कंडीशनल लॉ है, ये हमेशा वैलिड नहीं है। तो उसी को हम लोग इसी की बात करने वाले हैं कि ये कब वैलिड नहीं होता है और कब वैलिड होता है। तो उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको इन शॉर्ट में बोलते हैं फ्रेम। तो मैं बोलूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर कोई ऑब्जर्वर किसी बॉडी या फिर किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करता है, या फिर बोल सकते हो कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करता है। अब हो सकता है कि वो फ्रेम, मान लीजिए अर्थ में मैं खड़ा हूं तो रुका हूं, तो फ्रेम हो सकता है वो रुका हुआ हो, या फिर हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, या फिर कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा हो। तो यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल। अब इनर्शियल में क्या होता है कि जहां पर ऑब्जर्वर क्या हो, या तो रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर है किसी कार पर, मान लीजिए बैठा हुआ है या फिर खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। अब ये कार, मान लीजिए कार की वेलोसिटी क्या है,
जीरो है, यानी कि कार क्या है, रेस्ट पे है। या फिर मान लो कार की कुछ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये ऑब्जर्वर कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो ये इसको मैं बोलूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ये किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो मैं इसको बोलूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये। ओके, तो मेरा एक एजम्पशन है कि जो अर्थ है, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं उसको इनर्शियल फ्रेम मानूंगा। ओके, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जहां पर कोई ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, बोल सकते हो कि ऑब्जर्वर एक कार है, कार मान लो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो ये अगर किसी मोशन को ऑब्जर्व करेगा, किसी बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करेगा, तो इसको मैं बोलूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसी को और क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ओके, तो जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है इनर्शियल फ्रेम में तो होल्ड करता है, मतलब वैलिड होता है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ नॉट वैलिड है, नॉट वैलिड है ना। सेकेंड लॉ क्या होता है, यहाँ पर वैलिड नहीं होता, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ नॉट वैलिड है ना, वैलिड नहीं होता है। ओके, तो उसी को वैलिड कराने के लिए स्यूडो फोर्स का हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्यूडो फोर्स एक टेक्निक है टू वैलिडेट न्यूटन सेकेंड लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि यार न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे वैलिड नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ओके, तो चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, इस पे एक वेइंग मशीन रखा हुआ है। अब वेइंग मशीन क्या करती है कि अगर मान लो इस पे कोई भी एक मास रखा हुआ है तो उसके नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है और उसकी रीडिंग बताती है। अब यहाँ पर मैंने दो ऑब्जर्वर को यहाँ पर बिठा दिया, इसके लिफ्ट के अंदर और एक लिफ्ट के बाहर ग्राउंड पर। अब मान लीजिए ये लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ऊपर की तरफ। ओके, अब ये दोनों ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर ए है ऑब्जर्वर बी है मान लीजिए, तो जो ऑब्जर्वर ए है और ऑब्जर्वर बी दोनों को न्यूटन्स लॉ का बेसिक आइडिया है, इनको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव फ्रेम में। उसके बाद फाइनली वो लोग जो वेइंग मशीन की रीडिंग है उससे क्या करेंगे, मैच कराएंगे। जिसका मैच कर जाएगा वो सही बता रहा होगा, जिसका नहीं मैच करेगा वो गलत बता रहा होगा, यानी कि उस फ्रेम में वो चीजें नहीं वैलिड होंगी। तो चलिए ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में हम इस ब्लॉक का एबीडी बना के नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं पहले बताऊं विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में बताता हूं, तो मास m है ये, उस पे ये वाला वेइंग मशीन एक नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा होगा। अगर ए के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, रुका हुआ है, ब्लॉक क्या है, रुका हुआ है, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ये भी एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक इस ऑब्जर्वर के हमेशा सामने होगा। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में है, मतलब सब कुछ रुका हुआ मेरे सामने ही है, तो बस वो क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन और ये इसके खुद के इसके वेट को लगाएगा, mg को लगाएगा, और बोलेगा कि ये सब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बोलेगा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, यानी n बराबर क्या होना चाहिए, mg। तो ये अपनी रीडिंग क्या बताएगा कि वेइंग मशीन की रीडिंग mg आनी चाहिए। चलिए बी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं ब्लॉक बी का प्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो ये मास m है और ये वेइंग मशीन एक नॉर्मल रिएक्शन n लगाएगी ऊपर की तरफ, और इसका मास mg, वेट mg। और अब ए बी वाले ऑब्जर्वर क्या लगेगा कि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी। अब ये अगर न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेगा, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, n ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, फिर नेट फोर्स आ गया n माइनस mg, ये हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg उधर जाएगा, तो ये mg प्लस ma आ जाएगा। यहाँ से अगर m कॉमन ले लो तो आ जाएगा m टाइम्स ऑफ g प्लस a। तो ऑब्जर्वर बी क्या बोलेगा कि नहीं, इसकी रीडिंग जो आएगी वो m टाइम्स g प्लस a होगा। अब दोनों वैल्यू को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो यहां से जो ऑब्जर्वर बी हुआ, यानी कि जो इनर्शियल फ्रेम में हुआ, उसका क्या हो गया, बी ऑब्जर्वर क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया, उसकी रीडिंग क्या आ गई, करेक्ट आ गई, यानी कि ऑब्जर्वर ए का रीडिंग क्या आ गई, गलत आ गई। तो इसका मतलब इस फ्रेम में, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है। तो यहां से बोल सकते हो कि इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम
और एक्सेलरेटिंग फ्रेम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ नॉट वैलिड। ठीक है, तो नॉन रेसिस्टिव फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है, तो उसी को वैलिडेट कराने के लिए हम लोग स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किए। तो अब बात करते हैं यार, लिख सकते हो कि टू वैलिडेट, अगर वो पूछे स्यूडो फोर्स क्या है तो आप बोलोगे कि टू वैलिडेट न्यूटन सेकेंड लॉ यू यूज ए अपरेंट फोर्स या फिर एक करेक्शन फोर्स। ओके, तो स्यूडो फोर्स क्या है? करेक्शन फोर्स है। टू वैलिडेट्स न्यूटन सेकेंड लॉ, टू वैलिडेट न्यूटन सेकेंड लॉ वी यूज ए करेक्शन फोर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं स्यूडो फोर्स। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और एक्चुअली ये क्या है? एक नॉन रियल फोर्स है। ओके, तो नॉन रियल फोर्स का जो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है। ओके, तो जल्दी समझ लेते हैं इसको। तो यहां से मेरा कॉन्सेप्ट इसका स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक नॉन रेसिस्टिव फ्रेम लेता हूं, मान लीजिए एक कार है, ये कुछ एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर इस पे खड़ा हुआ है। अब ये जो ऑब्जर्वर है, एक ब्लॉक जिसका मास m है, इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर इस कार के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है? रुका हुआ है, मानेगा अपने आप को कि कार पे बैठा हुआ है, तो कार के रिस्पेक्ट में खुद को क्या मानेगा? रुका हुआ। तो इसको लगेगा कि ये ब्लॉक जो है उसकी तरफ एक एक्सेलरेशन से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि नहीं, ये कार जा रहा है ना। लेकिन इसको क्या लगेगा कि ये ब्लॉक मेरी तरफ लगा रहा है, आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक नॉन रेसिस्टिव फ्रेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि नॉन रेसिस्टिव फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होगा। तो उसको वैलिड कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक स्यूडो फोर्स यूज करेंगे। तो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? जो तुम्हारा एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है या फिर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, उसके अपोजिट एक मैं स्यूडो फोर्स लगाऊंगा। किसके? जो ऑब्जर्वर, अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर प्लस एक्स में है, तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा? स्यूडो फोर्स माइनस एक्स में। ओके, तो अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो जिधर तुम्हारा एक्सेलरेटिंग फ्रेम मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट तुम स्यूडो फोर्स लगाओगे। ओके, पहली बात। दूसरी बात, जो स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा, वो होगा जो ऑब्जर्वर जिस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होगा उसका मास, यानी मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम या फिर ऑब्जर्वर। तो यहां से बोल सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये हो गया। तो स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू हो गई वो होगी मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। और डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम की प्लस एक्स है तो इसकी क्या हो जाएगी? माइनस एक्स, यानी बोल सकते हो अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ओके, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ा, ये मेरा क्या था? कॉन्सेप्ट था। अब आपको हर एक क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ऐसे तुम्हें लगाना है। अब जो हमने लिफ्ट वाला केस किया था, उस केस में मेरा आंसर क्या आया था? mg आया था, जो कि इनर्शियल फ्रेम में क्या आया था? m टाइम्स g प्लस a। तो उसको एक बार स्यूडो फोर्स से करते हैं, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं। तो यहां पर मान लीजिए, यहां पर था क्या? अपना बेइंग मशीन था, और यहां पर एक मास m था, और ये ऑब्जर्वर था। अब ये लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी। तो ये अगर ये ऑब्जर्वर इस मास m का अगर एफबीडी बनाएगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन बेइंग मशीन रखा, तो बेइंग मशीन का एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n ऊपर की तरफ, और इस ब्लॉक का वेट नीचे, ये कुछ इस तरह। अब इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि ये मास क्या है? रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में दिखेगा। अब यार ये ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो एक स्यूडो फोर्स क्या लगाएगा? नीचे की तरफ। अब स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलोगे मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन कितनी है? a है। ओके, और ब्लॉक का मास m है। अब ये इसको सब इक्विलिब्रियम में दिखेगा, तो इक्विलिब्रियम में सब बैलेंस कर दो, तो क्या आ जाएगा? mg प्लस fv, यानी कि n बराबर आ जाएगा mg प्लस ma। अब यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो m टाइम्स ऑफ g प्लस a आ गया, यानी कि जो तुम्हारा ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर के बराबर आंसर आ रहा है। यानी कि अगर मैं नॉन रेसिस्टिव फ्रेम में हूं, तो अगर मैं एक स्यूडो फोर्स यूज करता हूं, तो मेरा आंसर क्या जाता है? एक्चुअल आंसर से मैच कर जाता है। इसलिए बोल सकते हो कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो नॉन रेसिस्टिव फ्रेम में क्या है? वैलिड नहीं है। तो उसी को वैलिड कराने के लिए हम लोग स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो स्यूडो फोर्स एक नॉन रियल फोर्स है ना, नॉन रियल फोर्स है, नॉन रियल फोर्स है,
इसीलिए इसका कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता, ये नॉन रियल फोर्स है। ओके, अब यहाँ से अपना आंसर मैच कर गया। तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है दो बातें, कि अगर मान लो कोई एक्सलरेटिंग फ्रेम है तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता, उसको वैलिड कराने के लिए मुझे एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अब स्यूडो फोर्स, अब दूसरी बात यह है, स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो तुम्हारा एक्सलरेटिंग फ्रेम के अपोजिट होती है। अगर मान लीजिए एक्सलरेटिंग फ्रेम जो है प्लस एक्स में जा रहा है, एक्सलेट कर रहा है, तो तुम स्यूडो फोर्स माइनस एक्स में लगाओगे। और स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू होती है, जो ऑब्जर्वर होता है उसका एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ बॉडी, यहां से बोल सकते हो जो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अगर इतना आप समझ आ गया तो आप लोग को स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, अब अगर आपको इसका कुछ एग्जांपल्स देखना तो मैं इसका एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें काफी सारे एग्जांपल हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।